Morning, all of you. I am Shruti, your economics educator. Welcome to EduGrown. First of all, a very happy Diwali to all of you. So आज हमें कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? इस चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है. तो इसको अगर अच्छे से पक्का कर लोगे तो आपके 6 मार्क्स 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. आपके अकॉर्डिंग मनी का मतलब क्या है? मनी क्या होता है? ओके, मनी इज समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी वो कमोडिटी है जो हर जगह एक्सेप्टेड है. आप किसी शॉपकीपर पे जाओगे, आप कोई सामान लोगे, आपने मैगी ली, बिस्किट लिया, उसको जो आप कोई कमोडिटी देते हो, आपको रिटर्न में आप कोई आइटम देते हो उसको मनी के ट्रांजैक्शंस में, तो वो कभी एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये आइटम हर जगह एक्सेप्टेड है. तो ये क्या है? ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी क्या चीज़ है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और बैंक्स में हम इसका बैंकिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैंक्स लाइक SBI, ICICI वो अपनी वर्किंग कैसे करती हैं और अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करती हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये यूनिट होगी आपकी मनी एंड बैंकिंग की. ये 6 मार्क्स की आती है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, इंट्रोडक्शन. मनी इज समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह एक्सेप्टेड है. आप किसी शॉपकीपर पे जाओगे, आप कोई सामान लोगे, बदले में आप जो कोई उसे दोगे ना सामान के बदले चीज़, वो मनी है और उससे कभी शॉपकीपर मना नहीं करेगा, क्योंकि ये कमोडिटी हर जगह एक्सेप्टेड है. इट हैज़ रिमूव्ड ऑल द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम. जो बार्टर सिस्टम की कमियां थी ना बच्चों, वो मनी ने रिमूव कर दी है बहुत ज़्यादा. जो बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग में था, जब इकॉनमी फर्स्ट टाइम एंटर हुई थी, उसमें बार्टर सिस्टम होता था. कमोडिटी का कमोडिटी के साथ एक्सचेंज होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल ये आदमी है, इसके पास व्हीट है, इसको बदले में चाहिए राइस, ठीक है, और इसके पास बी है और बी के पास राइस है, इसको बदले में चाहिए व्हीट. तो ये आपस में ट्रेड कर लेंगे. इसको व्हीट के बदले राइस चाहिए और बी को राइस के बदले व्हीट चाहिए. तो ये आपस में ट्रेड करके आपस में जो ये है गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे और इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. तो इट हैज़ मेड इकोनॉमिक लाइफ ईजी. जो इकोनॉमिक्स की लाइफ है इसने बहुत ईजी बना दी और बहुत कन्वीनियंट भी बना दी है. ओके, अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हीट है विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे व्हीट और राइस का जो आपस में एक्सचेंज हुआ है उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. और सेल एंड परचेज साइमल्टेनियसली अक्कर होती है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. इसने व्हीट सेल करी, यहाँ पे इसने राइस परचेज कर ली, राइस सेल करी, यहाँ पे व्हीट परचेज करी. तो सेल एंड परचेज साइमल्टेनियसली अक्कर होती है किसमें? बार्टर सिस्टम में. अ फार्मर कैन गिव व्हीट टू कोबलर. फार्मर व्हीट दे सकता है कोबलर को और बदले में कोबलर उसके शूज़ मेंट करेगा. कोबलर क्या करेगा? उसके शूज़ मेंट करेगा. फार्मर व्हीट दे देगा कोबलर को और कोबलर उसके शूज़ मेंट करेगा. तो इसमें कमोडिटी के साथ एक्सचेंज होता है और कोई इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. राइट, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें. ओके, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां थी, तभी तो इंट्रोडक्शन आया मनी का इकोनॉमी में. तो इसमें हमें वो स्टडी करना है कि उस बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी कमियां थी. सबसे पहला डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ गई थी किसमें? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में. बार्टर सिस्टम वॉज अनेबल टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी. इट क्रिएट्स मैनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी रीपेड इन फ्यूचर. जो क्वालिटी थी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको रिटर्न करने में क्वालिटी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट रिटर्न द सेम क्वालिटी ऑफ व्हीट इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ए ने बी के साथ ट्रेड किया. ए ने अपनी व्हीट दे दी और बदले में राइस ले लिया, और बी ने अपना राइस दे दिया और बदले में व्हीट ले ली. और इसने इसको व्हीट दे तो दी, बट इसको अगर ये कहेगा कि मैं तुम्हें व्हीट राइस दे तो दूंगा, लेकिन दूंगा तुम्हें कितने टाइम बाद? 1 महीने बाद. तो क्या पता वो राइस में पेस्ट लग जाए, ठीक है, वो ख़राब हो जाए. तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं. इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है डेफर्ड पेमेंट की. बट मनी के इंट्रोडक्शन में डेफर्ड पेमेंट की जो कमियाँ थी वो बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि हम अपनी मनी को स्टोर करके रख सकते हैं कहाँ पे? बैंक्स में सेफली, और उसमें कोई भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है. ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया है.
प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये ए आदमी है, इसके पास वीट है, इसको चाहिए राइस, इसके पास राइस है, इसके पास राइस है बट इसको बदले में चाहिए वीट। तो हम ऐसा आदमी फाइंड करना कि जो वीट के बदले राइस दे दे, और बी को ऐसा आदमी चाहिए जो उसके राइस के बदले वीट दे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक पूरी इकॉनमी में ऐसा आदमी फाइंड करना। तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी किसमें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। सपोज इफ़ यू हैव सरप्लस वीट एंड यू नीड राइस, यू विल हैव टू फाइंड अ पर्सन हु नीड्स अ सरप्लस वीट एंड ऑल्सो पोजेसेस द राइस दैट यू नीड। आपके वीट ले ले और राइस दे दे, और बदले में बी कहेगा कि हमारे जो राइस ले ले और बदले में वीट ले ले। ऐसे आदमी को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था किसमें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, बार्टर सिस्टम में स्टोरिंग वेल्थ की भी बहुत ज़्यादा कमी आती थी। अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज अ बिग डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सब गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे, और अगर हम वीट को कहीं पर स्टोर करके रखेंगे तो उस पर पेस्ट आ जाएगी, इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा हमें फियर होता था। अगर हमने गोडाउन में बहुत सारा सामान, कपड़े वगैरह स्टोर करके रखे तो उस पर आग लग जाती थी। ठीक है, तो स्टोरिंग वेल्थ की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी किसमें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। बट अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है स्टोरिंग वेल्थ की, हम अपनी मनी को बैंक में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कोई हमें फियर का प्रॉब्लम नहीं है, इंसेक्ट्स और पेस्ट की भी कोई परेशानी नहीं है। ओके, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि हम अपना होम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह पे किसमें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। बट अगर इंट्रोडक्शन किसका है, मनी का इकोनॉमी में, हम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा घर दिल्ली में है, हमें चाहिए कोलकाता में, तो हम अपने दिल्ली वाले फ्लैट को सेल कर सकते हैं, उससे जो मनी आएगी उसको बाय कर सकते हैं कहाँ पे, कोलकाता वाले फ्लैट को परचेज़ करने के लिए। ओके, तो इसके फोर पॉइंट्स कौन से थे, डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म्स ऑफ मनी, अब कौन कौन सी प्रकार की मनी है। सबसे पहले ये 4 फॉर्म्स हैं बच्चों मनी के, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। अब फिएट मनी कौन सी मनी है, फिएट मनी रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मनी विच इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की सबसे बड़ी अथॉरिटी है आरबीआई, उसने इशू करी है ये वाली अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, हमारी कंट्री की फिएट मनी कौन सी करेंसी, ये आरबीआई ने पब्लिश करी है, और कोई भी बंदा, कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता इसको इशू और इसको एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो नोट्स और कॉइन्स इन अ कंट्री, इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स इन अ कंट्री। नोट्स इंक्लूड करती है और कॉइन्स इंक्लूड करती है। जो पीपल इन अ कंट्री आर बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो पीपल इन अ कंट्री आर बाउंड टू एक्सेप्ट, ये मना नहीं कर सकते एक्सेप्ट करने से, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी अथॉरिटी आरबीआई है उसने इशू करी है। ओके, फिड्यूशरी मनी, मनी विच इज इशूड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द पेयर एंड पेई on the basis of trust. Example, checks are fiduciary money which are accepted as medium of exchange on the basis of the government. Okay, अब फिड्यूशरी मनी ऐसी मनी होती है जो ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट होती है, किसमें, पेयर और पेई के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ए को बी पे ट्रस्ट है कि अगर वो एक चेक ए पे बी को ड्रॉ करेगा तो उसका चेक क्लियर हो जाएगा बैंक में और बाउंस नहीं होगा, तो उस पर इसको ट्रस्ट है। चेक कोई फिएट मनी नहीं है कि जो आरबीआई उसने कहा है कि तुम पब्लिश कर सकते हो ये वाली मनी, और आरबीआई ने पब्लिश चेक करे हैं कि तुम किसी पे जाओ और चेक की पेमेंट कर सकते हो। बट एक दूसरे को ट्रस्ट है कि अगर हम एक ए ने बी पे चेक ड्रॉ किया है और अगर वो बैंक में जाएगा तो उसका चेक क्लियर हो जाएगा। तो ये फिड्यूशरी मनी का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा फिड्यूशरी मनी का एग्जाम्पल चेक्स ही है। चेक्स आर फिड्यूशरी मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इन दोनों को ट्रस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट का। ठीक है, ये एक दूसरे को बस ट्रस्ट है एक दूसरे पे कि हो जाएगा ये वाला चेक क्लियर इनका। तो फिएट मनी होती है जो लॉ पब्लिश करती है, और फिड्यूशरी मनी जो ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट होती है, किसने, पेयर और पेई पे। ओके, अब फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी in terms of the money whose commodity value is equal to money value when these are issued.
फुल बॉडीड मनी ऐसी मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बिल्कुल बराबर है। मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उस पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक 2000 रुपीज़ का नोट है, उस पर 2000 रुपीज़ लिखा है तो उसकी मनी वैल्यू है। और कमोडिटी वैल्यू मतलब जो उसका बनाने का खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, उसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट आई है कितनी आती है, हार्डली 3 to 4 रुपीज़, वो होगी उसकी कमोडिटी वैल्यू। और जो उस पर लिखा हुआ है वो होगी उसकी मनी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी ऐसी है जिसकी मनी वैल्यू भी इक्वल है और कमोडिटी वैल्यू भी इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एक कॉइन पे 1 रुपी लिखा हुआ, ये होगी इसकी मनी वैल्यू। बट जिसकी मेटल को बनाने में खर्चा आया कितना, वो भी 1 रुपी का ही आता होगा हार्डली, तो इसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो इससे हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी, जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। मनी वैल्यू मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, और कमोडिटी वैल्यू का मतलब जो उसको बनाने की खर्चा है, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। ओके, क्रेडिट मनी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ मनी इन विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी का एग्जांपल कौन सा, जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ का नोट है, इस पर 2000 रुपीज़ लिखा हुआ, ये होगी इसकी मनी वैल्यू। ओके, और जो इस पे इसका बनाने में खर्चा है वो होगा हार्डली 3 to 4 रुपीज़, तो इसकी मनी वैल्यू कहीं ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, तभी इसे हम कहते हैं क्रेडिट मनी। फॉर एग्जांपल जो एशियन टाइम पे कॉइन्स यूज़ होते थे उसकी मनी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती थी उसकी कमोडिटी वैल्यू से। ओके, अगर वो ज़्यादा होती तो लोग क्या करते, उसको सेल कर लेते और अपना प्रॉफिट कमाते, इसलिए उसकी वैल्यू लोअर थी, किससे, उसकी कमोडिटी वैल्यू से। ओके, अब मनी वैल्यू का, मनी का मतलब क्या होता है, जो उस पर लिखा हुआ है 2000 रुपीज़ पे 2000 रुपीज़ का इंस्क्राइब्ड अमाउंट, वो होगी उसकी मनी वैल्यू। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन, उस पर लिखा हुआ है 2000 रुपीज़ का अमाउंट, और रिटन ऑन अ पेपर नोट 2000 रुपीज़ उस पर लिखा हुआ है, तो उसकी मनी वैल्यू होगी। द मनी वैल्यू ऑफ पेपर इज़ वॉट इज़ रिटन ऑन इट। 100 रुपी, 500 रुपी, 500 रुपी के पेपर से आप 500 रुपीज़ की चीज़ें खरीद सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो 500 रुपीज़ उस पर लिखा हुआ है। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जो पेपर उससे बना है उसको बनाने की खर्चा, जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, उसको बनाने की जो मेटल का जो खर्चा है प्रोड्यूस करने का, उसे हम कहते हैं क्या, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्या कहते हैं उसे हम, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका मेटल बनाने में खर्चा आया है 2000 रुपीज़ के पेपर में, उसके पेपर प्रोडक्शन जो आई है उसे हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। दस इफ कॉइन्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अगर कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के बने हैं, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू चल रही है गुड्स एंड सर्विस की, उसे हम कहेंगे क्या, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, और कमोडिटी वैल्यू मतलब जो उसको सामान लगा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज में। ओके, फॉर्म्स ऑफ मनी क्लियर हो गया। कौन कौन सी टाइप की मनी है, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडीड मनी। फिएट मनी का मतलब जो पब्लिश करी है किसने, लॉ ने, और फिड्यूशरी मनी का मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट हुई है, और क्रेडिट मनी का मतलब मनी वैल्यू इक्वल है कमोडिटी वैल्यू के। फिड्यूशरी मनी और फिड्यूशरी मनी का मतलब उसकी मनी वैल्यू कहीं ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। ओके, तो ये स्लाइड्स क्लियर होगी। विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मनी और हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, बट हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। मनी के अंदर आ जाएगा करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, और हाई पावर्ड मनी के अंदर आ जाएगा करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। तो करेंसी दोनों में कॉमन ही है, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, हम अगर एक बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं तो इसका मतलब हम उस अमाउंट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी उसमें अमाउंट ऐड करके उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, और ये मेनली उसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है जिसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है कैश की। एक होती है डिमांड डिपॉजिट्स और एक होती है एफडी। एफडी का होता है लॉक इन पीरियड, 2 to 3 ईयर्स की एफडी हो जाती है, उससे पहले हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। बट डिमांड डिपॉजिट्स के केस में हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ओके, टाइम से पहले।
एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और डिमांड डिपॉजिट्स में होता ही नहीं है. इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन कॉमन इन बोथ. करेंसी दोनों में कॉमन है. द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द ओनली डिफरेंस इज मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व्स विद बैंक्स. ये इंक्लूड करता है कैश रिजर्व्स विद बैंक्स. इसमें आ जाएगा R+D, करेंसी बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? करंट अकाउंट बैलेंसेस. जो करंट अकाउंट बैलेंसेस होते हैं ना हमारे, करंट अकाउंट बैलेंसेस, उससे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, इससे हम जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं और जब मर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं. कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता इन सारी इन डिपॉजिट्स पे. ओके ओके. हाई पावर्ड मनी में क्या? करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स. H हाई पावर्ड होता है, M बिकॉज कैश रिजर्व्स के बेसिस पे ही डिमांड डिपॉजिट्स बनते हैं. तो हाई पावर्ड मनी से ब्रॉडर कंसेप्ट है, मनी नैरो कंसेप्ट है. ओके, मनी में आ जाएगा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. हाई पावर्ड मनी में आ जाएगा करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स विद बैंक्स. ओके. लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी मीन्स लीगली अंडर द लॉ ऑफ लैंड. The government issues an order stating what is money and that becomes a legal tender money. मनी का मतलब, लीगल टेंडर मनी का मतलब जो लॉ ने पब्लिश करी है, जो सबसे बड़ा लॉ है कंट्री का, RBI है, लॉ है, उसने पब्लिश करी है. हमारी कंट्री की लीगल टेंडर मनी कौन सी है? करेंसी. ये लॉ ने पब्लिश करी है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी बिल्कुल बराबर है, बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे पब्लिश हुई है, कोई ट्रस्ट के बेसिस पे नहीं हुई है. गवर्नमेंट ने ही कहा है कि ये मनी है तो हम तभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट के बेसिस पे नहीं हुई है. अब इसके दो बाइफरफिकेशंस आ जाएंगे, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर. इट इज़ दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट फिक्स्ड बाय द लॉ. अच्छा, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद. फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, 25 रुपीज़ के बाद हम कॉइन्स एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं, बट 25 रुपीज़ के बाद क्या बन जाएगा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर. हम एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते. अनलिमिटेड लीगल टेंडर, तो इसमें आ जाएगा 25 रुपीज़ के, इधर अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आ जाएगा 25 रुपीज़ के अबव के कॉइन्स और नोट्स. लिमिटेड में 25 रुपीज़ तक के कॉइन्स, बट अनलिमिटेड में 25 रुपीज़ के अबव के कॉइन्स और प्लस नोट्स. On legal tender are denominations up to ₹25. It is that money which unlimited legal tender की बात कर रहे हैं अब हम. It is that money which a person has to accept without any legal tender issued up to ₹25. So 25 रुपीज़ के बाद ही एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा? नोट्स और 25 रुपीज़ से ज़्यादा के कॉइन्स. नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? ये नॉन लीगल टेंडर और फिड्यूशरी मनी बिल्कुल बराबर है. नॉन लीगल टेंडर मनी और फिड्यूशरी मनी ये ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट हुई है. ए को बी पे ट्रस्ट है कि हम उसका, अगर ए ने बी पे चेक ड्रॉन किया और बी अगर बैंक पे जाएगा आगे उसको चेक को क्लियर करवाने, तो वो चेक क्लियर हो जाएगा और बाउंस नहीं होगा. ये ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट हुई है. इसके एग्जांपल हो जाएंगे चेक्स, ड्राफ्ट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज. ए ने बी पे बिल लिख दिया, ये नॉन लीगल टेंडर मनी का एग्जांपल हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिड्यूशरी मनी बिकॉज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट के बेसिस पे मनी है, कोई अथॉरिटी ने नहीं कहा, कोई लॉ ने नहीं कहा कि उसको हम पब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे बनी है ये वाली मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी. ओके. अब सप्लाई ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बहुत सारे MCQs आ सकते हैं. इसका मतलब होता है इट मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पूरी इकॉनमी में जो सारे लोग हैं, ये लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मनी है. इसमें आ जाएगा उनकी करेंसी उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मनी है. इसमें हम बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेते, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का पैसा भी नहीं लेते, बिकॉज सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक बैंकिंग सप्लायर्स हैं मनी के. सेंट्रल बैंक सप्लाई करता है और कमर्शियल बैंक्स भी सप्लाई करते हैं मनी को, तो उनकी मनी हम नहीं लेंगे. इसमें आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा. ओके.
बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ मनी। यही बात बोली मैंने कि सप्लायर्स हैं मनी के, कोई वो नहीं करते, इसको मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। देयरफॉर दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा आएगा। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में उनके पास कितनी करेंसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही आएगा लोगों के पास। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेना। ओके, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसके बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं। इसके 5 मेजरमेंट्स हैं बच्चों। M1 सबसे ज़्यादा नैरो है और M5 सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज चलती है। M5 सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़ा कम ब्रॉड, फिर M4, फिर M3, फिर M2, M1। अब M1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा? C प्लस DD प्लस OD। इसका फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी विद पब्लिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास कितना पैसा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब उस पैसे को कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। कौन? लोग। इस डिमांड डिपॉजिट्स आर करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ डिपॉजिटर्स लाइंग विद द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक के पास लोगों का करंट अकाउंट बैलेंस है, उसको कभी हम विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी उसमें आप डिपॉजिट ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। किस पे? डिमांड डिपॉजिट्स पे। डिमांड डिपॉजिट्स आर एज गुड एज कैश बिकॉज डिपॉजिटर कैन विड्रॉ एट एनी टाइम। कभी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे FD की तरह 5 साल 6 साल का लॉक इन पीरियड बन जाता है, उससे पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते। बट FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट। बट इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स का पैसा लेना है। करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स, लाइक IDBI हो गए, UTI हो गया, NABARD हो गया। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट्स, और गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स भी, बट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट विद RBI एंड डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। ये वो इंक्लूड नहीं करता जो गवर्नमेंट के पास जो RBI के पास गवर्नमेंट का पैसा है, और डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, जो कंट्री की बैंकिंग सिस्टम का पैसा है किस पे? RBI के पास। तो इसमें वो इंक्लूड नहीं होता। इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। करेंसी का मतलब एक उनकी कैश के फॉर्म में पैसा, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब एंड द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट बैलेंसेस। अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के पैसे। M2 मेजरमेंट पे आ जाएगा। इससे ब्रॉड कंसेप्ट है बच्चों। इसमें M1 तो ऑब्वियसली इंक्लूड हो गई, और M1 में क्या क्या? C प्लस GD प्लस OD। इसमें जो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग्स होती हैं, डिपॉजिट्स, वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। M3 मेजरमेंट में M1 तो आ ही जाएगा पूरा, C प्लस GD प्लस OD। M1 सब में कॉमन है। इसमें आ जाएगा कमर्शियल बैंक्स के पास जो नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। और M4 मेजरमेंट में इससे ब्रॉडर कंसेप्ट है M4, ठीक है। और M5 में आ जाएगा M4। M4 में क्या इंक्लूड हो रहा है? M3। M5 सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। M5 में आ जाएगा M4 प्लस M3। M3 में तो M1 इंक्लूडेड है ही, तो इसमें आ जाएगा C प्लस GD प्लस OD प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं इसमें सारे के सारे डिपॉजिट्स इंक्लूड हो जाएंगे। किसमें? M5 में। ओके, सबसे अगर आपको क्वेश्चन आया MCQs में कि सबसे ज़्यादा नैरो मनी कौन सी है और M1, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, M1, M2, M3, M4। सबसे नैरो मनी है M1, और सबसे ब्रॉड है M5। ओके, तो इसके हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े? M1, M2, M3, M4, M5। M1 में आ जाएगा C प्लस DD प्लस OD। C में आ जाएगा करेंसी विद पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब इसमें आ जाएगा कमर्शियल बैंक्स के पास जो करंट अकाउंट बैलेंस है। अदर डिपॉजिट्स में आ जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के डिपॉजिट्स। ओके, और टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या फ़र्क है? टर्म डिपॉजिट्स का मतलब होता है बच्चों FD। इसको हम सीधी भाषा में कहते हैं FD। एक बैंक में हमने अगर टर्म डिपॉजिट करवाया है तो उसका लॉक इन पीरियड बन जाता है किसका? 2-3 साल का। उससे पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते उस अमाउंट को। अगर 1 साल की FD बनवा दी, 2 साल की FD बनवा दी, ये कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट्स, उसको हम कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। कैन नॉट विड्रॉ मनी
एज एंड वेन नीडेड, इसको हम विड्रॉ नहीं करवा सकते, एक लॉक इन पीरियड बन सकता है, बट इसको हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये कोई चेकेबल डिपॉजिट नहीं, इसको हम चेक दे के पेमेंट नहीं कर सकते, बट डिमांड डिपॉजिट्स का एक चेकेबल डिपॉजिट है, हम चेक दे सकते हैं और इसके बदले में कैश इन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है टर्म डिपॉजिट्स का, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा देर तक के पैसे रहते हैं, और इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि बैंक जो अपने पास रखती नहीं है तो उसको यूज़ नहीं कर सकती आगे किसी को क्रेडिट देने में और इन्वेस्टमेंट्स करने में। और ये जनरली बिजनेसमैन के लिए होता है, क्या, डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि उनको अपनी डेली रूटीन में मनी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, तो ये बिजनेसमैन के लिए होता है। और ये फैमिली लोगों के लिए होता है, फैमिली मैन के लिए। ओके तो ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बन जाते हैं, ये 5 साल 3 साल 2 साल, बट एक इसको कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसको कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ओके ये इसको कभी विड्रॉ नहीं करवा सकते, इसको विड्रॉ करवा सकते हैं, ये कोई चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं है, ये चेकेबल डिपॉजिट्स है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि इसमें टर्म डिपॉजिट्स में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ये फैमिली लोगों के लिए होते हैं और ये होते हैं बिजनेसमैन के लिए, कौन से, डिमांड डिपॉजिट्स। ओके अब एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब डिफरेंट बैंक्स की स्टडी करेंगे, एसबीआई बैंक और कौन कौन से बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, वो अपनी वर्किंग कैसे करते हैं और अपना प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। अब कमर्शियल बैंक होते क्या हैं? कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक हो गया, वो क्या करता है, हमारे जो डिपॉजिट्स, हमारे पास जो पैसे उसको एक्सेप्ट करता है, हमें लोन देता है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जो लोन का जो हम डिपॉजिट्स करवाते हैं उसको अपने पास नहीं रखता, वो आगे लोगों को लोन देता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के मोटिव से। क्या काम है इसके दो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, और लेंडिंग लोन्स लेंड करना। अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं करेगा तो उसे हम कमर्शियल बैंक का नाम नहीं देंगे। मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना। पोस्ट ऑफिस कोई बैंक नहीं है, क्योंकि लेंडिंग का काम तो परफॉर्म करता है, लेंडिंग का काम परफॉर्म नहीं करता, बट हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, हमारे डिपॉजिट्स को अपने पास रखता है, बट कोई लेंडिंग देता है, हमें कोई लोन देता है, नहीं देता। बट एलआईसी यूटी हमें लेंडिंग का काम करते हैं, बट हमारे डिपॉजिट्स नहीं रखते। तो दो एसेंशियल कंडीशंस क्या है कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक की तरह ट्रीट करने के लिए, कि उसको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने चाहिए और हमें लोन देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसको हम कमर्शियल बैंक नहीं कहेंगे। और स्प्रेड का अमाउंट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज और लोन्स गिवन, जो हम लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो सेविंग्स लोगों ने करी है उस पर हम लोगों को जो इंटरेस्ट देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। ये आदमी आया यहाँ पे, इसका नाम है ए, और इसका नाम है बी। ठीक है, इसने अपना यहाँ पे अपना डिपॉजिट करवाया, कितने का, 1000 रुपीज़ का। अब ये कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना, 1000 रुपीज़ का इसने अगर इस बैंक में डिपॉजिट करवाया एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक उसे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगी ना पर ईयर के अकॉर्डिंग। तो उसने 6% का इंटरेस्ट दिया, मान के चलो, ठीक है। और उसने आके बी को लोन दे दिया, बी कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, उसको कितने परसेंट पे 1000 रुपीज़ का उसने लोन दे दिया, कितने परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, 10% पे। ठीक है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है जो लोगों को लोन देती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 और 10 का, इससे जो इसने पैसे को इसको जो इसने इंटरेस्ट दिया और इससे जो इंटरेस्ट लिया, इसका 10 और 6 का जो डिफरेंस है, इससे हम कहेंगे 4% किसका अमाउंट, स्प्रेड का। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स गिवन, जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर जो चार्ज हुआ वो अमाउंट, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट हमने पे किया है और जो इंटरेस्ट पे चार्ज किया, दोनों का डिफरेंस, स्प्रेड का अमाउंट। ओके, अब कमर्शियल बैंक्स अपना क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं, डिफरेंट बैंक्स एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं और क्रेडिट लोगों को देते कैसे, उनके पास उनका पैसा आता कैसा है। ओके, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपेंड देयर डिपॉजिट्स, अपने डिपॉजिट्स जो उनके पास प्राइमरी आए हैं, सबसे पहले डिपॉजिट्स जो आए हैं 1000 रुपीज़ के, उनको एक्सपेंड करना, लोगों को लोन देना और इन्वेस्टमेंट करने की जो पावर है
उसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, उसको बढ़ाने की। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के बेसिस पे अपनी मनी को जनरेट करती है। तो द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन के प्रोसेस में कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स का तो कहीं गुना जनरेट कर देती है क्या, कमर्शियल बैंक्स। उस पर 1000 रुपीज़ का स्टार्टिंग पे अमाउंट आया, बट एंड तक आते आते लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वो अपना अमाउंट 10 टाइम्स कर लेती है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, किससे, इनिशियल डिपॉजिट से। कौन करती है ऐसे पैसे का जनरेशन, कमर्शियल बैंक्स। कैसे करती है, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए। इसकी कुछ ना कुछ हमें एजम्पशंस लेके चलनी पड़ेंगी। सबसे फर्स्ट एजम्पशन है कि पूरी इकॉनमी में हम मान के चलें कि एक ही बैंक है, ये पूरी इकॉनमी में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है, सारी ट्रांजैक्शन इसके थ्रू ही होंगी, कोई और बैंक नहीं है। बैंक्स डू नॉट प्ले द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन टू देयर कस्टमर्स। अगर बैंक ने अगर किसी डिपॉजिटर ने इससे अमाउंट विड्रॉ करवाया है इस बैंक से, तो कोई ना उसको कैश में पेमेंट नहीं होगी। सारा का सारा जो लेन देन है आपसी किस में होगा, कैश में होगा, कैश में नहीं होगा और क्रेडिट में होगा। ओके, ऑल डिपॉजिटर्स विल नॉट विड्रॉ देयर फंड्स साइमल्टेनियसली। सारे डिपॉजिटर्स इकट्ठे विड्रॉ नहीं करेंगे अपने फंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक है, इसमें काफ़ी सारे डिपॉजिटर्स होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, बट सारे इकट्ठे विड्रॉ नहीं करवाएंगे। अगर किसी टाइम पे ए करवाएगा तो सी नहीं करवाएगा, तो साइमल्टेनियसली अकर नहीं होगा। कैश रिजर्व रेशो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, ये कमर्शियल बैंक है, इसके पास 1000 रुपीज़ का अमाउंट आया डिपॉजिट करने के लिए। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर बैंक्स। एक आरबीआई में थोड़ा सा अमाउंट उनको डिपॉजिट करवाना होता है सिक्योरिटी, सारा का सारा वो आगे को लोन नहीं दे सकती लोगों को। 10% जमा करवाती है जनरली सीआरआर, अपना अमाउंट थोड़ा रख देती है सीआरआर आरबीआई के पास, और उसको लोन की प्रोसेस में जनरेट नहीं करती। तो कितने का लोन दे सकती है, 900 का ओनली। तो ये जो हमने अमाउंट आरबीआई के पास रखा है सिक्योरिटी, उसे हम कहते हैं सीआरआर। इसमें हमने एज्यूम करके चला है कि सीआरआर कांस्टेंट है, तो वो 10 अगर स्टार्टिंग से चलता आ रहा था तो 10 का ही अमाउंट है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक। सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हो रही हैं, कोई कैश का आपस में लेन देन नहीं है। पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक। अगर कोई पेमेंट किसी ने ए को बी को पेमेंट करनी है तो वो चेक के जरिए है, और अगर रिसिप्ट बी ने ए से कलेक्ट करनी है वो भी किसके जरिए है, बैंक्स के जरिए। ओके, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू मेंटेन अ लीगल फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स। कुछ रिजर्व्स रखना उनके पास कंपल्शन है। द फ्रैक्शन जो आरबीआई के पास रखता है कैश फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब क्यों रखता है बैंक कैश रिजर्व रेशो, क्योंकि पता है कि डिपॉजिटर एक बार में सारे के सारे नहीं आ जाएंगे विड्रॉ करने, और अगर आ भी गए तो सारा अमाउंट एक साथ विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर 1000 रुपीज़ का अमाउंट है तो उसमें 200-300 ही विड्रॉ होगा, सारा का सारा एक बार में विड्रॉ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। अब कैसे क्रिएट करती है, सबसे पहले ये लेके चलो कि ये एक कमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, इसका नाम है ICICI। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। एग्जूम सीआरआर 10%। मैंने सीआरआर क्या लेके चला है, 10%। प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक का ₹10,000 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट्स आया बैंक के पास। एक बंदा है, उसने 1000 रुपीज़ का 1000 रुपीज़ का अमाउंट ICICI में जमा कर दिया बैंक्स की, बट सारा का सारा तो किस में नहीं दे सकती, लोन के फॉर्म में दे नहीं सकती दूसरों को, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास सिक्योरिटी। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सीआरआर का अमाउंट हो गया 10%। हम लेके चल रहे हैं, इसमें कितना हो गया, 100 रुपीज़ का। तो हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, हम इस लोन दे सकते हैं लोगों को 900 रुपीज़ का ओनली, ठीक है। बट जो एज बैंक्स नेवर गिव लोन इन कैश, कोई चेक कैश में तो लोन दे नहीं रहा है। डकैट एक्ट्स इन द बैंक इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसने इसको लोन दे दिया, 900 का लोन ए ने बी को दे दिया, बी का लोन दे दिया। हो सकता है उसने उसकी वॉच ले लियो, क्या ले लियो, वॉच, जो उसने उसको पेमेंट करी है वॉच वाले बंदे को, वो हम लेके मान के चलें कि सारी पेमेंट्स किसके थ्रू हो रही है, बैंक के थ्रू। तो जो 900 रुपीज़ का अमाउंट है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस
ठीक है, तो 900 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे फिर वापस आ गया। ठीक है, और 900 रुपीज़ का जो अमाउंट है उसमें से हम कुछ अमाउंट किस में रख देंगे, आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी रख देंगे। कितनी, 90 रुपीज़। कितने का लोन दे सकते हो हम, 810 का। किसको, सी को। लेकिन मान के चले हमने सी को 810 का लोन दे दिया, बट 810 का उसने अगर कोई सामान लिया है, फॉर एग्जांपल एक ड्रेस ली है, तो उसकी जो पेमेंट हमने किसी थर्ड पार्टी को करी है वो दोबारा इसमें ऐड हो जाएगी बैंक में, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हो रही हैं। द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर कम्स अगेन टू द बैंक, दोबारा बैंक में वापस आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ रोज हु हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट। जिन्होंने पेमेंट ऑलरेडी रिसीव करी है उनके थ्रू आ जाएगी, या सेकेंडरी डिपॉजिट्स की तरह आ जाएगी। सेकेंडरी डिपॉजिट्स का मतलब सेकेंड टाइम। ओके, सो इट अगेन एड्स इन द बैंक इन द सेकेंडरी डिपॉजिट्स, सेकेंड डिपॉजिट्स की तरह बैंक में दोबारा एंटर हो जाएंगी। अब इसका दोबारा 190 रुपीज़ का हमने 890 रुपीज़ रख दिया, आरबीआई के पास कितना लोन जनरेट हो जाएगा, 810 का। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने आए थे बैंक के पास, 1000 रुपीज़, हमने 100 रुपीज़ रख दिया। कैश रिजर्व रेशो, लोन्स कितना दे सकते हैं हम, 900 रुपीज़। अब 900 रुपीज़ दोबारा सेकेंड राउंड में इधर आ जाएंगे। कुछ अमाउंट हमने दोबारा रखना है आरबीआई के पास सिक्योरिटी, कितना हो गया, 90। अब लोन कितना दे सकते हैं हम, 810 का। थर्ड राउंड में दोबारा एज अ सिक्योरिटी उधर आ जाएंगे। ओके, थर्ड राउंड में यही अमाउंट ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका हमने फिर एज आरबीआई के पास रख दिया सिक्योरिटी, तो कितना अमाउंट हो गया, 729 का। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और लास्ट में जो इसकी फिगर आएगी वो आएगी 10,000 रुपीज़ की फिगर आएगी। तो कितने गुना होगी इनिशियल डिपॉजिट्स, ये फाइनल हो गए, ये आ जाएंगी 8,000 की, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट्स और ये फाइनल, तो फाइनल इनिशियल का कितने गुना है, 10 गुना। 10 गुना की वैल्यू क्या है, ये 10 गुना क्या है, इंटू 10 जो हुआ है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। क्या चीज़ है ये, मनी मल्टीप्लायर। एज सीन इन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट्स ₹10,000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकती है विद जस्ट ₹1000 रुपीज़ से 10,000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर चुकी है बैंक। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट्स जो थे वो इनिशियल डिपॉजिट्स का 10 टाइम्स हो गए। 10 टाइम्स का मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, जो मनी अमाउंट बैंक्स क्रिएट कर पाए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एट रिजर्व। जो उसने रिजर्व्स रखा है उसको साइड पर रख के वो कितना पैसा क्रिएट कर पाए हैं फाइनल डिपॉजिट्स का इनिशियल डिपॉजिट्स की हेल्प से। ओके, इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR, और इसमें CRR हम क्या लेके चल रहे हैं, 10%। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 10%। तो इसका जो अमाउंट है वो आ जाएगा कितना, 10%। तो हमने जितना अमाउंट रिजर्व्स में रखा है, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 10 यूनिट्स, इंटू 10 यूनिट्स हम क्रिएट कर चुका है कमर्शियल बैंक इसकी हेल्प से। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर CRR की हेल्प से डिटरमाइन होती है। जितना ज़्यादा CRR होगा उतना ही लोअर होगी कैपेसिटी बैंक से क्रेडिट क्रिएट करने की। फॉर एग्जांपल CRR 10% से बढ़ के 20% हो गया, तो फिर हमारी जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो 5 हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आरबीआई सिक्योरिटी। तो हमारी क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो हम सेंट्रल बैंक्स का शुरू कर रहे हैं। हमने कमर्शियल बैंक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए कि वो अपना कैश कैसे क्रिएट करती है, अपना प्रॉफिट कैसे कमाती है। तो हम अब सेंट्रल बैंक्स का शुरू कर रहे हैं। ओके, सेंट्रल बैंक्स का मतलब क्या है, इट इज़ एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स रेगुलेट्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। कंट्रोल्स रेगुलेट्स, ये सारे के सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, SBI, ICICI, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। तो ये सर्कुलेशन में कब आया था, 1935 में। ओके, प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डिपॉजिट्स।
इस एग्जाम्पल में हमने जो लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें ए ने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाए थे बैंक में 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का अमाउंट क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट्स फर्स्ट टाइम आए हैं बैंक के अंदर। कैश डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक फॉर द पीपल, जो पीपल ने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाए हैं कमर्शियल बैंक के पास, दे आर पार्ट टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स में दोनों ही आ जाएंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी का मतलब जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाए हैं लोगों ने बैंक के पास। सेकेंडरी का मतलब होता है विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन, जो लोन देने से पैसा है आया है कमर्शियल बैंक्स के बाद, उसका जो अमाउंट जनरेट हुआ है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का ए ने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, बट हमने कुछ अमाउंट तो सिक्योरिटी रख दी आरबीआई के पास, कितना 100 रुपीज़ की। 900 रुपीज़ का हमने लोन दे दिया इसे सी को, तो इससे हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये किसी फर्स्ट टाइम इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, बट ये लोन देने पे आया है अमाउंट कमर्शियल बैंक्स के द्वारा सी को। ओके, तो इससे हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये भी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स में तो दोनों आएंगे। ओके, प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब होता है सेविंग्स। अब ए ने बी के पास, ए ने इस बैंक में पैसा जमा करवाया तो ऑब्वियसली उसकी सेविंग्स होंगी, तभी उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो इसकी सेविंग्स को पॉइंट आउट करता है। बट ये पॉइंट आउट करता है बोरिंग्स को। ये सी ने 900 रुपीज़ का अमाउंट लिए तो इसकी बोरिंग है ना, तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स में आ जाएगा इसकी बोरिंग। और कमर्शियल ओके, और प्राइमरी डिपॉजिट्स में आ जाएगी उसकी सेविंग्स। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब फॉर्मूला क्या होगा? प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के पास, और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का मतलब जो लोन देकर पैसा आया है। ओके, अब फंक्शंस क्या है कुछ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारी कंट्री का? आरबीआई। आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन? सबसे पहला फंक्शन है कि ये बैंक ऑफ नोट इशू करने का काम करती है। टुडे द सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री इंजॉयज अ मोनोपोली राइट टू इशू नोट्स। नोट्स इशू करने का काम करती है। जो 500 के नोट्स हैं और 2000 के नोट्स हैं आरबीआई ही पब्लिश करती है। इट इंडिया ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन और 1 रुपी नोट और कॉइन आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपी नोट और कॉइन्स को इशू कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट बाकी सारे जो नोट्स हैं उसको कौन पब्लिश करती है? आरबीआई। अगर आरबीआई ही पूरी कंट्री में एक ही ऐसी अथॉरिटी बना दी जो इशू करेगी नोट्स, तो क्या होगा? उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक जैसा स्टेबिलिटी आएगी कि हर जगह एक जैसी ही करेंसी पब्लिश होगी और उसकी सर्कुलेशन भी एक जैसी ही होगी। पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मॉनेटरी सिस्टम में, उनको लगेगा कि एक जैसी ही करेंसी हर जगह पब्लिश की जा रही है और एक्सेप्ट भी हो रही है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बनेगा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। मॉनेटरी मैनेजमेंट, जो मनी का मैनेजमेंट है पूरी कंट्री में, वो भी ईजियर हो जाएगा। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में इफेक्टिव कंट्रोल है, जो कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट क्रिएट करना होता है उस पर भी इफेक्टिव क्रिएशन होगा, उसको भी सही से मैनेज कर सकती है कौन? कमर्शियल बैंक। ओके, और जो करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है उसको भी स्टेबलाइज कर सकती है। तो इसके कौन कौन से 5 पॉइंट्स से? यूनिफॉर्मिटी आएगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मॉनेटरी मैनेजमेंट ईजी होगी, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है उस पर भी इफेक्टिव कंट्रोल होगा, और जो मनी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करेगी कौन? सेंट्रल बैंक, राइट। सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसको के लिए भी एक बैंकर का काम करती है कौन? आरबीआई। बैंकर की तरह उसकी एजेंट और सुपरवाइज़र उसको एडवाइस भी देती है। बैंकर का मतलब उसके अकाउंट्स मेंटेन करती है कौन से? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। उसकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगी गवर्नमेंट के बिहाव पे, और कैरी और एक्सचेंज और अदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं उसको भी कैरी करती है। उसके पास अकाउंट है, जो आरबीआई है उसके पास गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के अकाउंट्स हैं। सेंट्रल के अकाउंट भी हैं और स्टेट के अकाउंट्स भी हैं, और इसकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट लेने का भी और रिसिप्ट लेने का भी काम कौन करती है? आरबीआई। और एजेंट भी
एक्ट करती है आरबीआई। इट कलेक्ट्स टैक्सेस अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्सेस और द पेमेंट्स भी कलेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट को कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो फटाफट वो आरबीआई को भेज देती है और वो उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर देती है। इट इट रेजेस लोन फ्रॉम द पब्लिक एंड दस मैनेजेस पब्लिक डेट। लोन रेज करती है लोगों से और पब्लिक डेट को ही मैनेज करती है। और एडवाइज़र में आ जाएगा कि वो इकोनॉमिक मैटर्स में गाइड करती है आरबीआई गवर्नमेंट को, मॉनेटरी मैटर्स में गाइड करती है, फिजिकल मैटर्स में गाइड करती है। तो इसमें 3 फंक्शंस कौन कौन से आ जाएंगे मेन, कि बैंकर की तरह एक्ट करती है, एजेंट की तरह और फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह। बैंकर में उसके अकाउंट्स मेंटेन करती है, सेंट्रल बैंक की स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट पर। एजेंट में आ जाएगा कि टैक्सेस कलेक्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल एडवाइज़र में उसको एडवाइस देती है किसको, गवर्नमेंट को। कौन, आरबीआई। किस किस मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में, मॉनेटरी मैटर्स में, फिजिकल मैटर्स में। ओके। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है, कस्टोडियन का मतलब रखने का काम करती है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट स्लाइड में, कि आरबीआई के पास एक छोटा सा सिक्योरिटी रखती है कमर्शियल बैंक्स। उस सिक्योरिटी हमको कहते हैं हम CRR। तो वो रखने का काम भी करती है आरबीआई अपने पास। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का छोटा सा अमाउंट अपने पास रखती है कौन, कमर्शियल बैंक्स। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन, मतलब उसको रखने का काम करती है। तो वो अगर वो रखेगी वो वाला अमाउंट तो उससे क्या होगा कि इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग में सिस्टम में पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई लोन नहीं दे रहा है तो लास्ट में वो किसके पास आएगी, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास ही आएगी और उसको लोन मिल जाएगा। सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स। सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स। जो छोटे बैंक्स हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का भी काम करती है कौन, आरबीआई। कि उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो किसी को लोन नहीं दे रहे हैं और उसको तो नहीं दे रही कि इसको जिसको दिया नहीं जाना चाहिए था। रेगुलेशन ऑफ बैंक रिलेटेड टू लाइसेंसिंग की हो सकती है। ब्रांच को एक्सपेंड करना है, ब्रांच को एक्सपेंड करना है किसी बैंक को कि वो सही से ब्रांच एक्सपेंड कर रही है नहीं। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स पे मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो सुपरवाइजर की तरह भी एक्ट करती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई बैंक नहीं दे रहा है लोन तो सबसे पहले लास्ट में किसके पास आएगी, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास ही आएगी और वो उसे कभी मना नहीं करेगा, उसे लोन टाइमली मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग द एलिजिबल बिल्स। उनके बिल्स को रीडिस्काउंट करवा के इमरजेंसी के टाइम में। इट मीन्स सेंट्रल बैंक सेव्स देम फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस ही हो जाएगा कि बैंक के पास मनी है नहीं और लोग विड्रॉ करवाने आए जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से सेव कौन करता है उनको, सेंट्रल बैंक। ओके। कैसे सेव करता है, उनकी जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ है उसको रीडिस्काउंट करवा के। ओके। और जो एक्सचेंज बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उनके कमर्शियल बैंक्स के जो बिल्स होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज करके और सिक्योरिटीज़ के बदले उनको इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब है, सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर। दो बैंक के क्लेम्स को आपस में सेटल करना। ठीक है। Let's take an example to understand this function. For example, Bank A receives a check of ₹10,000. बैंक के पास एक बैंक के पास A ने बैंक A के पास अमाउंट आया बैंक B का कितना, 10,000 का। वो किस पे ड्रॉ हुआ है, बैंक B का। और बैंक B पे अमाउंट आया 15,000 का, वो किस पे ड्रॉ हुआ है, बैंक ए पे। और इन दोनों के अकाउंट्स किस पे, आरबीआई में। तो अगर ए ने बी पे मना कर दिया कि मुझे 10,000 की पेमेंट तुझे नहीं करनी है, तो वो लास्ट में कौन इनके अकाउंट क्लियर करेगा, कौन इनकी हेल्प करेगा इन दोनों को एक दूसरे के अकाउंट क्लियर करने में, आरबीआई। क्योंकि इन दोनों के अकाउंट्स किसके पास हैं, आरबीआई के पास सबके अकाउंट्स होते हैं। तो फिर अगर एक बैंक दूसरे को पेमेंट करने में डिले कर रहा है या तो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो लास्ट में वो किसके पास आएगा, आरबीआई के पास, और उसकी सारी की सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक ऐसे क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो आरबीआई है उसके पास हर टाइप के
एक तिजोरी होती है, उसमें सारे के सारे उनके पास वो होते हैं जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, लाइक यूरो, पाउंड, डॉलर। कभी भी ज़रूरत पड़े, किसी आदमी को देना हो, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन के सिटीज़न को या इंडियन के सिटीज़न को ये अमाउंट चाहिए, तो ये ले सकता है इससे। वो हमेशा उसकी हेल्प के लिए रेडी होगा। कौन? आरबीआई लोगों की। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑल द ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शंस किसके थ्रू होंगी? आरबीआई के थ्रू। दिस फंक्शन हेल्प द सेंट्रल बैंक ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई ना कोई डिफिकल्टीज आ रही है और फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी कौन हेल्प करेगा? आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अगर पूरी इकॉनमी में मनी सप्लाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मनी सप्लाई बहुत कम हो रही है, तो अपने टूल्स यूज़ करके लाइक बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको यूज़ करके आरबीआई अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करेगा। तो इसके कौन कौन से फंक्शन से? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रेशो, सुपरवाइजर, उनको मॉनिटर करना, सबसे लास्ट में उनको लोन देगा, कोई नहीं दे रहा तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उन दोनों के अकाउंट्स क्लियर करना। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनको रखने का काम करता है फॉरेन एक्सचेंजेस को, और कंट्रोल करता है क्रेडिट को। ओके। अब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक का मतलब होता है इट इज़ एन एपेक्स बैंक, ये एक एपेक्स बैंक है, एंड इज़ मैनेज बाय द स्टेट। इसे कौन मैनेज करती है? स्टेट। और कमर्शियल बैंक तो अपने आप खुद से ही मैनेज हो जाते हैं, इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड। इट्स मेन मोटिव इज़ पब्लिक वेलफेयर। इसका मेन मोटिव क्या है? पब्लिक का वेलफेयर, जो लोग हैं उनका वेलफेयर। एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जो एक कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मैनेज करना। इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इट हैज़ सोल मोनोपोली, इसको मोनोपोली दी हुई है इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक को। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, नोट पब्लिश करने की, और इसको कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं दी हुई है नोट पब्लिश करने की। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता, और ये पब्लिक के साथ डील करता है। कमर्शियल बैंक हमारे साथ डील करते हैं, बट कमर्शियल बैंक के साथ कौन डील करता है? सेंट्रल बैंक। और ओके, और ये बहुत सारे होते हैं सेंट्रल, ये एक होता है सिर्फ, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। तो इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड, इट इज़ ओन्ड बाय द स्टेट। ये हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इसका मेन होता है प्राइवेट प्रॉफिट करना। इसका सोल मोनोपोली है इशू करने की करेंसी, इसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक के साथ डील नहीं करता, और ये डील करता है पब्लिक के साथ। ये एक हैं और ये बहुत सारे हैं। ओके, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में आ गए पॉइंट क्लियर? ओके। अब मॉनेटरी मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करती है? पूरी इकॉनमी में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर सेंट्रल बैंक उसे कैसे कॉम्बैट करेगी? उन प्रॉब्लम्स को अपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करेगी? सबसे पहले दो टाइप के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ जाएगा बैंक रेट, SLR, CLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और क्वांटिटेटिव में आ जाएगा मॉरल सुएजन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन लोन, ये सब आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम बैंक रेट। ओके, अब बैंक रेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लीड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। जो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन देने पे जो इंटरेस्ट कलेक्ट किया उसे हम कहते हैं बैंक रेट। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स हैं, और ये है सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई इसके पास गया, कहता कि मुझे तो लोन चाहिए, तो इसने इसको लोन का अमाउंट दे दिया आरबीआई ने। इसको 1 करोड़ का लोन चाहिए था कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक। ओके, तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दे दिया, बट आरबीआई कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना कमर्शियल बैंक से, तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं क्या? बैंक रेट। अगर ये होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए, कौन सा लोन होता है? जो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म। सेंट्रल बैंक रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है इकोनॉमी में बाय चेंजिंग बैंक रेट को चेंज कम ज़्यादा करके रेगुलेट कर सकता है मनी सप्लाई को। ओके, अगर उसको मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है इकोनॉमी में, तो वो बैंक रेट कम कर देगा। अगर इस एग्जांपल में उसने बैंक रेट
10 से 6 कर दिया तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे इकॉनमी में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 से कम होके अमाउंट 6 आ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, और लोगों को आगे जो उन्होंने लोगों को लोन देना है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक लेंडिंग का काम करती है, लोगों को जो लोन देगी वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और दिस लीड्स टू राइज इन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो मनी पूरी इकॉनमी में मनी है वो उसका सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर उसको डिक्रीज़ कर देती है तो प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट जो आरबीआई लेती है किससे, कमर्शियल बैंक से, फॉर गिविंग हिम लोन। ओके, उस रेट को हम कहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, इसे हम कहते हैं बैंक रेट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आ जाएगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल बैंक है, ये पब्लिक है। ओके, इसको सेल परचेज करती है कौन, आरबीआई। आरबीआई क्या काम करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदती है तो बेचती है इन लोगों को जो हमारे आम आदमी हैं, तो उससे वो पूरे वो कंट्री में डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कॉम्बैट करती है। अगर वो सिक्योरिटी सेल कर देगी, अगर ये सिक्योरिटीज़ है इसके पास ये सिक्योरिटी, इसने इसको बेच दिया, आप किसी शॉपकीपर पे जाते हो, आपने कोई अपना अमाउंट बेच दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे ना। सोक्स लिक्विडिटी, आपको पैसे मिल जाएंगे, बट इसके तो सारे पैसे चले जाएंगे ना, इसके सारे पैसे चले गए, बिकॉज ऑफ फूड्स पेमेंट्स बाय चेक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस रिड्यूस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है उनके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। ओके, एंड एडवर्सली इफेक्ट्स द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, और जो बैंकिंग है, जो कमर्शियल सिस्टम है, उनकी बैंकिंग को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है कौन, अगर इनको हम सेल करना शुरू कर देंगे, और जो मनी सप्लाई में क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस है उसको भी कम कर देगा, और वो क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और सप्लाई भी कम हो जाएगा। ओके, और अगर इस एग्जांपल में इससे परचेज करने लगी है सिक्योरिटी, तो इसको हम पैसा दे देंगे, आरबीआई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे देगी, तो पैसा दे दिया अगर उसने लोगों को, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो उनके पास जो उनकी सप्लाई क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई की प्रॉब्लम भी कॉम्बैट हो जाएगी और वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेल करने से क्या होती है, सेल करने से लिक्विडिटी सोक हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में। अगर उससे हम परचेज करने लग जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा और जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है वो कॉम्बैट हो जाएगी। ओके, लीगल रिजर्व रेशो, अब लीगल रिजर्व रेशो में क्या क्या आ जाता है, इसकी कॉम्बिनेशन होता है लीगल रिजर्व रेशो ना, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास जो आरबीआई के पास रखती है थोड़ा सा अमाउंट एज सिक्योरिटी, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 10% थोड़ा सा आरबीआई के पास रखती है, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। बट एसएलआर का मतलब कुछ अमाउंट अपने पास ही रखती है कौन, कमर्शियल बैंक एज सिक्योरिटी, उसे हम कहते हैं सीएलआर। तो जो आरबीआई के पास रखती है उसे हम कहते हैं सीआरआर, और जो अपने पास रखती है उसे कहते हैं एसएलआर। ओके, इट इज़ द फ्रैक्शन of net total deposits and time deposits that commercial banks must keep with the सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स ने अमाउंट करवाया, और फ्रैक्शन ऑफ नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब किसी को कभी विड्रॉ करवा सकते हैं और कभी इसमें अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसमें कोई ना कोई वो नहीं है, लॉक इन पीरियड नहीं है। ओके, एंड कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप इट सेल्फ, वो खुद के पास ही रखती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ये किसकी फॉर्म में होता है, मेनली एसेट्स की फॉर्म में,
व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज, अगर वो सी और एस एल आर को बढ़ा देगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनी वहाँ पे अपने सप्लाई कर देगी, कहाँ पे, आर बी आई के पास और खुद के पास रख लेगी। तो जो लेंडिंग की मनी है वो कम हो जाएगी, मनी क्रिएशन का प्रोसेस कम हो जाएगा और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा। बट अगर उसको रिड्यूस कर देगी सी आर और एस एल आर को, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मनी होगी क्रेडिट क्रिएट करने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन में यूज़ करेगी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सी आर आर और एस एल आर। ओके, अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट का मतलब लास्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये आरबीआई है, आरबीआई से लोन लिया इन छोटे छोटे बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने 1 करोड़ का, अगर वो 1 करोड़ का लोन अगर शॉर्ट टाइम के लिए, तो उससे हम कहेंगे रेपो रेट। जो इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक से, अगर शॉर्ट टर्म के लिए उसे हम कहेंगे रेपो रेट, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे हम कहेंगे बैंक रेट। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट बैंक रेट की तरह ही है। एंड इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट में इंक्रीज हो जाएगा 10% से 20% हो गया, तो फिर जो बैंक्स हैं वो अपने लेंडिंग के रेट से बढ़ा देगी, लोगों को जो आगे सप्लाई कर दिया इकोनॉमी में वो लेंडिंग रेट्स भी बढ़ा देगी, तो लोग कम से कम लेंगे लोग, ठीक है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। और अगर उसको डिक्रीज कर देगी रेपो रेट को, कमर्शियल बैंक्स डिक्रीज लेंडिंग रेट, लेंडिंग भी कम कर देगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का डन, अब रिवर्स रेपो रेट समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में तो आरबीआई से लोन लेती है कमर्शियल बैंक्स, बट अगर उल्टा हो जाए, कमर्शियल बैंक से लोन ले आरबीआई, तो उससे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक चार्ज करती हैं आरबीआई से, तो उससे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। व्हेन आरआरआर इज इंक्रीज, अगर हम आरआरआर को इंक्रीज करते हैं, राइट, एक सेकेंड, यहाँ पे किसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसने किसको लोन दिया है? इसने इनको लोन दिया है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी? इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर आरआर को बढ़ा देंगे 10 से 20% कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक तो कहेगी कि हाँ हाँ रखो हमारे पास, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक के पास फंड्स पार्क होंगे। इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ जाएगा? जो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी है। ओके, अगर लोअर कर देंगे तो इसका अलग इफेक्ट हो जाएगा। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएंगे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल स्यूजन और क्रेडिट रैशनिंग। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and the market value of security offered by the borrower against the loan. For example, ये एक इसने अपना 1 लाख का लोन लिया इस बैंक से, एसबीआई बैंक से। ओके, तो अगर एसबीआई से वो 1 लाख का लोन लेगा, तो एसबीआई थोड़ा लोन दे देगी, कुछ सिक्योरिटी रखेगी ना, उसको भी सिक्योर होने की, उसका लोन टाइम पे मिल जाएगा। तो उसने 1,20,000 की सिक्योरिटी रखवा ली। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अमाउंट इसको लोन मिला और जो इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरी, इसे हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन लोन। अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट को हम बढ़ा देंगे, पैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। अगर 1 लाख का लोन लेना है तो हमें सिक्योरिटी कितने की देनी पड़ेगी? 1,50,000 की। तो जो लोग हैं वो वैसे ही लोन ही लेंगे, उनको पता है कि 1 लाख का लोन लेंगे तो 1,50,000 की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो फिर जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक्स की वो कम हो जाएगी। और अगर उसको हम लोअर कर देंगे 10 लाख का, अगर तुम्हें 1 लाख का लोन लेना तो 50,000 रुपीज़ से तुम सिक्योरिटी रखवाओगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की इंक्रीज हो जाएगी। मॉरल फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन किसका है? परसुएशन और प्रेशर का। परसुएशन अप्लाई करती है और प्रेशर सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक्स पे। ये सेंट्रल बैंक है और ये बाकी बैंक है, उस पर परसुएशनल प्रेशर अप्लाई करती है कि अपने हिसाब से काम करवाती है। इसे हम कहते हैं मॉरल स्यूशन। क्रेडिट राशनिंग का मतलब हो जाएगा दूसरे बैंक्स को डायरेक्शन देती है आरबीआई कि इस सेक्टर को अगर तुम लोन दोगे तो तुम्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो इसे ना दो। और इस सेक्टर को इनकरेज करती है लोन देने के लिए कि तुम्हें इसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए इसको लोन दो। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट राशनिंग। तो इसके 3 टाइप्स कौन से हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल स्यूशन और क्रेडिट राशनिंग। Okay, so okay guys, this completes your chapter. Thank you so much for listening to me.
इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा ये। ओके।